Good morning to all of you. Class 7th, subject Social Science, Chapter 6, Towns, Traders and Craftsperson. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 79 निकालेंगे। वहाँ से आज हम ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल के बारे में पढ़ेंगे कि बड़े और छोटे व्यापारी। There were many kinds of traders. These included the Banjaras. Several traders, especially horse traders, formed associations with headmen who negotiated on their behalf with barriers who bought horses. तो व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संग बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। Since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interests. There were several such guilds in South India from the 8th century onwards, the most famous being the Mingraman and Nanadesi. These guilds traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China. तो चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और पर्वतीय काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। There were also communities like the Chittiars and the Marwari Oswal, who went on to become the principal trading groups of the country. Gujarati traders, including the communities of Hindu Baniyas and Muslim Bohras, traded extensively with the sports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. तो इसके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। They sold textile and spices in these ports and in exchange brought gold and ivory from Africa and spices, tin, Chinese blue pottery and silver from Southeast Asia and China. वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। The towns on the west coast were home to Arab, Persian, China Jewish and Syrian Christian traders. Indian spices and clothes sold in the Red Sea port were purchased by Italian traders and eventually reached European markets, fetching very high profits. Spices grown in tropical climates became an important part of European cooking, and cotton cloths was very attractive. This
eventually drew European traders to India. We will shortly read about how this changed the face of trading and towns. तो पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपियन बाज़ारों में पहुँचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले यूरोपियन व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें यूरोपियन व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना आपने पढ़ा है आप उसको घर में बैठ के दोबारा से रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।